नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और हमारे साथ हैं अशोक वानखेड़े, जिनको धीरे-धीरे मैं अब भविष्यवक्ता समझने और मानने लगा हूँ। पिछले प्रोग्राम में आपने कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि अध्यक्ष स्पीकर तो ओम बिड़ला ही बनेंगे और आज जब हम लोग ये बात कर रहे हैं तो ओम बिड़ला साहब बन गए हैं। एक और बात शायद आपको याद नहीं होगी लेकिन मुझे तो याद रहती है, जब मोदी जी ने कहा था कौन राहुल, तो अशोक जी ने कहा था कि ये चुनाव के बाद समझ में आ जाना चाहिए कि राहुल कौन है, तो वो भी आज समझ में आ गया। आज खड़े होकर बिड़ला जी और नरेंद्र मोदी जी इंतजार कर रहे थे कि राहुल जी आएं तो उनको लेकर ऊपर चलें। दरअसल ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये संसद में हमेशा होता रहा है, बहुत छोटी-छोटी चीजें हैं ये, हमेशा से ऐसा होता रहा है कि विपक्ष का जो नेता है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा बनता है, सब कुछ। लेकिन अहंकार जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब आपको लगता है कि आप सुपर नेचुरल हो। मैं सुपर नेचुरल जानबूझ के कह रहा हूँ, नॉन बायोलॉजिकल नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि सुपर नेचुरल जब आप खुद को महसूस करते हो तो आपको लगता है इतना पावर आपके पास आ गया है, इतनी ताकत आ गई है कि आप सारी चीजों को धूल में मिला दोगे। इस चुनाव नतीजों ने और कुछ किया या नहीं किया, लेकिन इतना एहसास तो करा दिया कि भाई डेमोक्रेसी में बहुत सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा एक तमाशा हुआ और मैं चाहूंगा अशोक जी उस तमाशे से बात शुरू करते तो मुझे अच्छा लगता, बाकी तो उनकी मर्जी। संसद बरसों से हम लोग देख रहे हैं अशोक जी, ये शपथ ग्रहण के दौरान नारेबाजी, जय फलस्तीन तो जय हिंदू राष्ट्र तो जय हेडगेवार, यहां तक कि रीनीट, ये सब करने की जगह क्या संसद का शपथ ग्रहण है? शपथ ग्रहण के बाद आप माननीय सदस्य हो, आपको मौका मिलेगा, बाहर खड़े होके बोल सकते हो, अंदर बोल सकते हो। लेकिन ये जो रील वाला तमाशा हमारे देश में शुरू हुआ है, नेताओं पर भी इसका असर पड़ गया है क्या? उनको मंच पे खड़े होके भी रील बनानी है? सर, मैं ये कहता हूं कि जिस टाइप का क्राउड आप जनता भेजेगी वहीं आपको नतीजे आएंगे। यदि आपका सांसद पढ़ा लिखा हो, आपका सांसद आपका अपने दिमाग से काम करता हो, यदि आपका सांसद किसी के रिमोट कंट्रोल पे नाचने वाली गुड़िया हो, तो यही होगा। आपको हिंदू राष्ट्र कहने का अधिकार है तो आप कहिए, जय हिंदू राष्ट्र कह के आप उस संविधान का अपमान मत कहिए जो संविधान हिंदू राष्ट्र को नकारता है। क्या इसीलिए आपको संविधान उसी बदलना की था? शपथ ले रहे हैं, उसी की उसी की शपथ ले रहे शपथ हैं ले वहां रहे पर। हैं, क्योंकि जिस सज्जन ने ये कहा उसने कभी संविधान पढ़ा नहीं, संविधान से उसको कोई लेना देना नहीं। ये हकीकत है, मैं बता रहा हूं आपको। जिन राज्य से वो आते हैं उस राज्य की महानता, उस राज्य की वीरता, उस राज्य की अस्मिता पे यदि 10 मिनट बोलने के लिए बोलेंगे तो फ्लम्बल हो जाएंगे सब। क्योंकि राजनीति यदि धंधा हो जाती है तो फिर इस टाइप का चीजें आपको सुनने को मिलती है। ओएसी को मैं पढ़ा लिखा इंसान मानता था और अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान है, लेकिन वो अपनी पढ़ाई तिजोरी में बंद कर देते हैं जब वो सांसद में आते हैं। तब उनको संविधान समझ में नहीं आता, तब उनकी पढ़ाई याद नहीं आती उनको। उनको सिर्फ दिखता है कि उनका मुसलमान वोटर, उसको खुश करने की मैं अल्लाह अकबर कहूं, ये कहूं, वो कहूं, समझ में नहीं आता। हमने कई बार, एक उदाहरण देता हूं मैं, कई बार आप देखिए, पाकिस्तान और और इंडिया खेल रहा है। यहाँ पर एक सेकंड जोड़ूं सर कि यहाँ पर उनको ये आजादी है कि वो किसके नाम पे शपथ लेते हैं, ईश्वर को मानकर, सत्यनिष्ठा को मानकर, अल्लाह को मानकर, वो जिसको चाहे मान के कर सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि हमारा संविधान कोई रोक लगाता है इस बात ये के लिए, तो लेकिन उसके इन बाद लोगों ये ने तो अतिरिक्त सर, नारेबाजी। इन लोगों ने तो मोदी जी और अमित शाह जी के नाम से शपथ लेनी चाहिए। कभी संविधान के इनसे का लेना देना नहीं। ईश्वर के पास ये गए तो ईश्वर इनको जूते से मारेगा, इतने कुकर्म जैसे सबके अयोध्या में हैं। जैसे अयोध्या हाँ, में मारा अयोध्या था। में जैसा लपड़ पड़ा है। हाँ, ये मैं बता रहा हूं आपको। सत्य निष्ठा तो हो ही नहीं सकती। जहां असत्य असत्य से ही जन्म लिया हो, वहां सत्य निष्ठा की बात कैसे करें? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपने कई क्रिकेट मैचेस देखी होगी, भारत पाकिस्तान की मैच भी देखी होगी, और मैच के एंड में जब ट्रॉफी दी जाती है तो दोनों को, यदि पाकिस्तान का यदि हार जाता है या जीत जाता है तो उसके कप्तान को बुलाया जाता है और उसको सवाल पूछता है। तो सवाल का जवाब देने के पहले अल्लाह रहीम और कुछ तो भी ऐसा बोलता है वो जो उनका अल्लाह का नाम लेने का तरीका है। उसके बाद जब इंडियन आदमी जाता है या इंडियन टीम का कैप्टन जाता है तो वो बात का जवाब देता है। वो शुरू नहीं होता वक्रतुंड महाकाय सर्वकोटि समप्रभ भ भ भ भ भ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, क्योंकि उसने नाम लिया तो मैं लूंगा। क्योंकि हमारे उनके धर्म में ये परंपरा होगी, कुछ बात करने के पहले अल्लाह का नाम लेना। हमारे धर्म में वो परंपरा नहीं है। हम मंदिर में ईश्वर का नाम लेते हैं, हम सुबह उठ के एक दूसरे को मिलते हैं तो राम राम करते हैं। लेकिन किसी ने कहा कि अशोक पांडे जी आप बताइए कि राजस्थान का राजपूत और मराठों का संबंध क्या है?
तो आप उठ के खड़े हो गए, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब मैं बताता हूं, वो नहीं है हमारी इसमें, लेकिन वो मुसलमान करता इसलिए हम करेंगे। हमारी इसमें कब था कि हम लाउड स्पीकर पे हनुमान चालीसा पढ़ेंगे? हनुमान चालीसा ये हम मन ही मन में पढ़ते हैं, ये मंदिर में शांत रूप से, मंदिर में 50 लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे होंगे तो एक दूसरे को सुनाई नहीं देता। हर अपने आदमी अपने अपने स्पीड से पढ़ता है, अपने अपने तरीके से पढ़ता है। लेकिन वो अजान देते ही इसलिए हम लाउड स्पीकर पे हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। ये कॉपी करते समय आप अपने धर्म की अवहेलना करते हो। प्रधानमंत्री जब कहते हैं मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, माफी चाहता हूं मैं। प्रधानमंत्री अपने माता और पिता का अपमान करते हैं, और मैं उनके माता पिता का वंदन करता हूं, इसलिए नहीं कि वो प्रधानमंत्री के माता पिता है, इसलिए वो बुजुर्ग है। प्रधानमंत्री के माता पिता मेरे माता पिता से भी बुजुर्ग है, और बुजुर्गों का सम्मान करना ये मेरे संस्कृति में है, ये मेरा कल्चर है, चाहे संघर्षशील हो चाहे संघर्ष न करने वाले। तो कुल मिलाकर जब आप क्या बोलते हो और उससे क्या, क्योंकि आपको सिर्फ चुनाव जीतना है, आपको सिर्फ मतदाता देखना है। अरे मत पाने के लिए आप अपने माँ बाप का अपमानित करोगे, मत पाने के लिए आप भगवान को बेचोगे, तो ये नहीं चलेगा। इसलिए मैंने कहा कि आज वो गलत परंपरा थी। भाई धर्मेंद्र प्रधान ने शपथ ली, आपके पास सवाल पूछने का पूरा पार्लियामेंट का सेशन है। जब एजुकेशन पे बात हो गई है, छील दीजिए मिनिस्टर को, कड़गड़े खड़ा कर दिए सरकार को। लेकिन आज शपथ ग्रहण का दिन है, मतलब किसी के फादर की मृत्यु हो गई और वहां कोई श्रद्धांजलि देने आ गया और वहां धीरे से पूछता है कि मेरे पैसे क्या होगा। इससे ज्यादा घिनौना काम नहीं। कोई साहूकार भी जाता है तो बोलता है नहीं नहीं आज तो क्या मृत्यु हो गई, वो पूछ के आता है बेटा कोई और तो जरूरत नहीं है, पापा नहीं है लेकिन हम हैं साथ में। वो बोलता नहीं कि तेरे पापा के पुराने कर्जों का क्या करोगे। सब कुछ सेटल होने के बाद फिर एक दिन जाता है। आज शपथ तो लेनी चाहिए थी, नीट नीट चिल्लाए, लेकिन ये चिल्ला चोट शुरुआत कहां से होती? जय श्री राम के नारे लगाने से। जय श्री राम के नारे लगाइए आप, मना नहीं है, लेकिन हर जगह की एक अहमियत होती है। आप टॉयलेट में बैठ के जय श्री राम नहीं कह सकते, क्योंकि वो पवित्र जगह नहीं मानी जाती। हर जगह का पवित्र है। मेरी संसद जो है वो देश की सबसे बड़ी पंचायत है और वो संविधान से चलती है, उसकी गीता संविधान है। सामने नतमस्तक होते हैं संविधान के साथ। उस संविधान की वजह से आप लोग हो अंदर। वो संविधान नहीं होती तो आपकी औकात भी नहीं थी उस बिल्डिंग में बैठने की। ठीक बात। इस संविधान ने आपको अधिकार दिया है, आपके क्षेत्र के लोगों ने आपको चुना है, तो उनको भी संविधान ने जगह दी है। तो कम से कम जिसने आपको, जिसके कारण आप वहां हो, कम से कम उसका तो मान रखिए, सम्मान रखिए। किसी का नहीं रख सकते। लेकिन पहले पता होना चाहिए राम क्या है, तो फिर राम का नारा कहां लगाना ये समझ में आ जाएगा। हनुमान क्या ये पता होगा तो हनुमान का बटन दबाने की बात ईवीएम पे नहीं होगी। और जो राम लला को लाए हैं ये घोषणा भी नहीं लिखी जाएगी जब राम का महत्व समझ में आएगा। अरे वो तो अवतार लिया है। मैं हिंदू हूं सर, मैं सनातनी हिंदू जितना बोलता हूं, लेकिन मैं यदि एज अ पर्सन अशोक वानखेड़े इंडिविजुअल मैं यदि श्रद्धा रखता हूं तो मैं श्रद्धा दर्शकों को छोपना नहीं चाहता। बिल्कुल। लेकिन जब मेरे राम को कोई कहता है कि मैं लाया तो ये मेरा भी अपमान है। राम मंदिर के मोहताज नहीं थे अयोध्या में, आप लाए। वहां वो भी जो पहली ही बारिश में चूने लगा। हाँ बताओ, वो तो भ्रष्टाचार का सर। देखिए हमारे यहाँ मंदिर मस्जिद, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आपको ईमानदारी सीखनी है तो गुरुद्वारे से सीखो, आपको ईमानदारी सीखनी है तो चर्च से सीखो। वहां लोग लेने नहीं जाते, देने जाते हैं। हमारे यहाँ लेने जाते हैं मंदिर से, प्रसाद मिलेगा क्या? आपको ताजुब लगेगा कि सिद्धि विनायक जो मंदिर है वहां जो इकट्ठा होता है चंदा, धन, डोनेशन, वो बाद में एजुकेशन के लिए बंटता है। जो लिस्ट अनाउंस हुई पता पड़ा कि सारे मंत्री जिनके कॉलेजेस है उन्हीं को पैसा गया। स्टिंकिंग रिच। नई गाड़ी मार्केट में आए तो उनके बेटे लेके घूमते हैं। वो पैसा कहां जाना चाहिए था सिद्धि विनायक का? उस जगह जहां छत नहीं है, उस जिला परिषद में जो अपने स्कूल की बिल्डिंग रिपेयर नहीं कर सकते। लेकिन ये मिल बांट के खाओ, यही का ये चलता है। इसीलिए पहले दिन से
बहुत बुरा लगा ये। लगा कि हम मतलब आज लोग कहेंगे कि अवमानना करते हो आप पार्लियामेंट की, लेकिन पार्लियामेंटियन वैसा बिहेव करे तो पार्लियामेंट तो मैं खुद अपनी अवमानना कर रही है, इस तरह की अवमानना हरकत कर रही है, मैं क्या करूं? मेरे टैक्स से पैसा जाता है सर, मैं टैक्स देता हूं और मेरा एक अंश तो होगा, 0.00001% तो होगा, पार्लियामेंट पे खर्चा हो रहा होगा। बिल्कुल। तो पूछना का अधिकार है मुझे। जिस जगह तुमको दिया वो करे ना आप। कल पायलट फ्लाइट में प्रधानमंत्री जी के, मेरा पूजा का टाइम हो गया, शाम को करके प्लेन छोड़ के यदि बैठ जाए हनुमान चालीसा पढ़ने तो लैंड क्रैश हो जाएगा प्लेन। ऐसे थोड़ी होता है। हमारे धर्म में खासकर सिखाया गया है कर्तव्य, कर्म, कर्म से बड़ी कोई भूमिका नहीं है। तो आपका कर्म क्या है? शपथ लो। आपका कर्म क्या है? आपने कॉन्स्टिट्यूंसी के सवाल उठाओ। आपका शर्म क्या है? देश के लिए नीति निर्धारण करो। आपका कर्म क्या है? आप देश के विकास के बारे में सोचो। आपका कर्म क्या है? देश की अस्मिता के बारे में सोचो। आपका कर्म क्या है? जिन लोगों ने, आपके मतदाताओं ने आपको भेजा है, उसके वेलफेयर के बारे में सोचो। नारे लगाने के लिए नहीं भेजा। अच्छा, जहां से बात शुरू की थी मैंने अशोक जी, कौन राहुल गांधी से लेकर और राहुल गांधी विपक्ष का नेता, इस पर भी हम लोगों की बात हुई थी कि विपक्ष के नेता बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, हमारी आपकी अलग अलग राय थी, लेकिन फाइनली वो नहीं, विपक्ष जब के नेता प्रधानमंत्री जी बने। ने कौन राहुल गांधी बोला तब मुझे उनकी अज्ञानता पे हंसी आई। जिन राहुल गांधी का नाम हो, रात को सपने में 4 बार राहुल गांधी आते हैं उनके। पूरे चुनाव की रैली में गांधी परिवार के सिवा कुछ वो बोलते नहीं। उसी राहुल गांधी को जिसने हिंडनबर्ग में पूरे पार्लियामेंट को बजा के रख दिया, तो फिर आपकी उसकी सदस्यता, मतलब वो जो कांड हो गया देश जानता है। वही राहुल गांधी जब किसानों के बीच में जाते हैं तो आपकी रात की नींद हराम करते हैं। वही राहुल गांधी है कि जिन्होंने अखिलेश के हाथ में हाथ मिला के इनका यूपी में भट्टा बिठा दिया। ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने डबल इंजन की सरकार को महाराष्ट्र में आईना दिखाया। राहुल गांधी वही है। गलत बात राहुल की गांधी आपने। बदले नहीं। गलत बात की, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। आप ऑटो रिक्शा सरकार कहते हैं, उसको डबल इंजन मत कहिए प्लीज। नहीं नहीं नहीं, डबल इंजन का इनके हिसाब से मैं कह रहा हूं। वो तो अरे ऑटो ठीक रिक्शा चल रहा है सर। वो अरे ऑटो ठीक है, ऑटो मुझे ऑटो को डबल इंजन है। जी जी। वो ऑटो रिक्शा सरकार डबल इंजन की है। एक इंजन आगे और एक इंजन पीछे है। जी ऑटो के 2 टाइप के आते हैं ना, तो एक तो सीट के, ड्राइवर के सीट के नीचे इंजन होता है और एक ऑटो का इंजन पीछे आता है। ये डबल इंजन की सरकार है, जी 2 इंजन है उसको। जी। 2 इंजन का ऑटो है लौटिए हमारा। राहुल गांधी हाँ, पर वहां पे भी लौटिए। आईना दिखा दिया। अरे आपके राज्य में आप एक सीट खो गए। आपको बड़ा गुमान था कि हम 26 की 26 लाएंगे, वहां नहीं ला पाए। राजस्थान में आपको गड्ढा हो गया और आप 240 पे आज आप बैसाखियों पे है। इस देश ने आपको सत्ता का अधिकार नहीं दिया है, आपने जुगाड़ किया है इस अधिकार को। तो ये कम से कम उसका एक, भाई इस देश ने हमेशा गलती मानने वालों को सर आंखों पे उठाया है और ये देश सजा देने से ज्यादा माफी देना इस देश की प्रवृत्ति रही। बिल्कुल बिल्कुल। माफी देने से आदमी बड़ा होता है, ये देश समझता है। प्रधानमंत्री किसानों को कहते कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने 3 कानून लागू, मैं माफी चाहता हूं। अरे ये 260 हो जाते, 270 हो जाते, 275 हो जाते, लेकिन ये 700 किसान मरने के बाद कहे कि मेरे लिए मरे क्या, और उसके बाद ये कहे कि इनको समझ में नहीं आया। अब इसमें कुपड़ कौन है? मेरा किसान तो अनपढ़ है सर, लेकिन वो हवा और बादल देख के बोलता है कि आज बरसात होगी कि नहीं होगी। आपके मेट्रोलॉजिकल सर्वे वाले सब धरे के धरे रह जाते हैं। वो पंछियों के चहचहाने पे और पंछियों के माइग्रेशन पे बताता है कि अभी 15 दिन में मानसून आएगा, काम पे लग जाओ। वो मेरा किसान है। वो अनपढ़ है लेकिन वो पढ़े लिखों का भी बाप है। और आज यदि आप, इस देश के किसान के साथ आपने इतना अन्याय किया कि आज आपको अनाज इंपोर्ट करने की नौबत आई। हरित क्रांति के बाद इस देश ने अमेरिका से लेकर तमाम देशों को बता दिया कि आपकी जरूरत नहीं है। अब वो लाल गेहूं नहीं खाएंगे, मिलो नहीं खाएंगे, हम भी MP1 और शरबती गेहूं खाएंगे। लेकिन आपने क्या किया? किसानों का भट्टा बटा दिया।
उनकी इनपुट कॉस्ट इतनी बढ़ा दी और एमएसपी इतनी कम देते हो और उसमें इतराते हो आप और कहते हो कि मैंने किसानों की आय दुगनी की। भाई कभी किसानी भी करके देख तो पता पड़ेगा कि आय किसको कहते हैं। आपको तो बस किचन में जो चाहिए, खिचड़ी चाहिए, ढोकला चाहिए, परोठे चाहिए, सब आ जाते हैं। प्रधानमंत्री आप देश के, गरीब की थाली में जाके देखिए। तो कुल मिलाकर ये कुपढ़ लोग हैं और कुपढ़ों से अपेक्षा नहीं की जाती, वो ज्यादा डेंजरस होते हैं। पढ़े लिखों को भी बोलते हैं कि तुम गलत पढ़े हो। दिन अब भर यदि सोशल कोई मीडिया बिरला, पे हम झेलते हैं। हाँ, दिन भर यदि सोशल बिरला जी, मीडिया पे हम झेलते हैं। कल यदि बिरला जी को कोई कहे कि सर ये व्यवस्था ऐसी है, तो बोले कि तुम्हें पता नहीं, मुझे पता है ये ऐसा नहीं, क्योंकि वो भी अशोक जी, कुपढ़ की जमात में है। कंडीशन ये है कि मृणाल पांडे जी को लोग हिंदी सिखाने लगते हैं सोशल मीडिया पे। अब इससे ज्यादा क्या कहा जाए? इतिहास तो मुझे नहीं नहीं सिखाते ही है, वो तो एक अलग बात है। नहीं नहीं, वो तो बात छोड़ दीजिए। इतिहास आपको सिखाते हैं, देशभक्ति हमको सिखाते हैं, छोड़ दीजिए। जी। तो कुपढ़ों से दूर रहो तो ज्यादा अच्छा है। तो कुल मिलाकर जो ये हुआ, और आज उसके बाद मैं थोड़ा और एक पॉइंट बोलूंगा जो आपने रेफर नहीं किया। बिल्कुल। आज उसके बाद जब स्पीकर पहली बार बोलने के लिए बैठे थे, परंपरा है अपने देश में। परंपरा तो वो भी है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों स्पीकर को सम्मान से चेयर पे बिठाते। वो परंपरा तो राहुल गांधी ने निभाई। लेकिन जब आपको स्पीकर को बोलने का मौका था, तो स्पीकर सबसे पहले धन्यवाद देता है सदन को कि मुझे आपने नेता चुना। उसके बाद में विश्वास दिलाता है खासकर विपक्ष को कि आपको मैं, ये एक परंपरा है। अरे परंपरा की खातिर तो बोलता। जाते से उन्होंने शुरू कर दिया कि इमरजेंसी की आज बरसी है और उसके लिए हम 3 मौन रखेंगे, इंदिरा गांधी का नाम लेंगे। मैं इमरजेंसी को अच्छा नहीं मानता अशोक जी। इमरजेंसी इस देश के इतिहास पे एक काला धब्बा था। इसकी सजा इंदिरा गांधी ने भुगती है। उसके बाद उसी इंदिरा गांधी को इस देश ने सर पे भी उठाया। मैं ये कह रहा हूं कि यदि इमरजेंसी काला धब्बा है इस देश पे, तो गोधरा हत्याकांड के ऊपर भी क्या देश मौन रखेगा? 700 किसानों के ऊपर भी क्या बिरला जी मौन रखेंगे? बाबरी मस्जिद का जो ढांचा ढह गया, यदि आप सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय पढ़ेंगे तो उसने वो जमीन रामलला को दे दी, सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो ढांचा गिरना एक जघन्य अपराध था और वो केस आज भी चल रहा है। क्या उसके लिए भी आप मौन व्रत रखेंगे? पार्लियामेंट बोलने की जगह होती, मौन व्रत नहीं। और शहीद तो बहुत है। पुलवामा की शहादत के लिए क्या आप लोगों को बोलेंगे? क्योंकि पुलवामा के शहीद, ना उन्हें बेचारों को शहीदों का दर्जा मिला है अभी तक, लेकिन वो तो अपनी जान से चले गए। इस देश ने देश के सुपूत खोए हैं। किसकी वजह से? ये सवाल का जवाब अभी तक मिला नहीं किसी। क्या ये करवाया गया या होने दिया क्या गया? मणिपुर में दो बातें मणिपुर में जो 1 साल से चल रहा है उस पर शांति चल नहीं रहा है। रखनी चाहिए? क्या तो अभी भी नहीं रुका उसके है। लिए आप मौन व्रत? अरे ये मौन व्रत, इस देश के 10 सालों में इतने कांड हुए हैं अशोक जी कि आने वाले 5 साल तक के पार्लियामेंट में मौन व्रत ही रखना पड़ेगा। ठीक बात है। पार्लियामेंट मौन तोड़ने की जगह है, मौन व्रत रखने की जगह नहीं। श्रद्धांजलि आप देते हैं जिन जो दिवंगत हो गए, जो सदन के सदस्य थे, वो मैं मानता हूं। लेकिन फिर ऐसे करने होंगे तो फिर रेलवे में जो एक्सीडेंट हो गया उनके लिए भी, पर अभी जो लोग रेलवे में बिना वजह मारे गए, रेलवे में बैठने वाले प्रवासियों की क्या गलती? वो तो बेचारा पूरा पैसा देके बैठा है। आपका सिग्नल फॉल्ट है, आपका ड्राइवर सो जाता है, आपका ड्राइवर 48 घंटे की ड्यूटी करता है, इट इज योर प्रॉब्लम। लेकिन वो यात्री मरता क्यों है? उसको श्रद्धांजलि, उसके लिए मौन व्रत कौन रखेगा? क्या वो इस देश का नहीं है, बाहर से आया है? क्योंकि इमरजेंसी की आप बार बार बात करके आप इसमें राजनीति करना चाहते हैं। जब श्रद्धांजलि में राजनीति आती है तो वो परंपरा नहीं, ठीक बात। गरिमा में बात नहीं, वो शर्मसार है। लोग, इंदिरा जी ने तो इमरजेंसी लगा के शर्मसार किया देश को, लेकिन बिरला जी ने उस शर्मसार करने की भी बरसी निभाई। फिर से एक बार पूरे देश को शर्मसार किया।
अब ये बिरला जी की बरसी कौन निभाएगा कि बिरला जी ने शर्मसार किया था देश को, इसकी भी एक बरसी हो जाए, उस दिन भी मौन रखे। अगले साल इस डेट को 2 मौन रखे जाएंगे, पहला मौन इमरजेंसी के लिए, दूसरा मौन बिरला जी ने जो शर्मसार किया देश को उसके लिए। आने वाला समय रण होगा। मैं उसी में जोड़ रहा लोकसभा था अशोक में जी, आप यहीं से कंटिन्यू कर लीजिएगा। उसी में बस मैं जोड़ दूं कि राहुल गांधी के लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के क्या मायने हैं। बहुत सारे दर्शकों को नहीं पता होगा क्या प्रिविलेज और क्या अधिकार होते हैं, तो थोड़ा सा बता देंगे तो बेहतर रहेगा। देखिए, और जो आप कह रहे हैं बस उसी को कंटिन्यू रखिए इस पॉइंट के साथ। राहुल आपको गांधी डिस्टर्ब लीडर करना ऑफ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं नहीं लगता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं अशोक जी, बिल्कुल आपका अधिकार है। जी जी राहुल गांधी के मायने बहुत है। एक तो राहुल गांधी को एक कैबिनेट मंत्री का स्टेटस होगा। जी दूसरी बात है, बाकी सदस्यों जैसा नहीं, राहुल गांधी जब बोलेंगे तो स्पीकर को सुनना होगा, राहुल गांधी इंटरवेन करेंगे। जब राहुल गांधी सदस्य थे तो सरकार को पसीना फोड़ते थे, अब राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन, और राहुल गांधी के पीछे 230 की फौज है और पूरी ताकत के साथ खड़ी है। आज दिखा दिया सदन में, जब वॉइस आउट भी हो रहे थे तो नो का आवाज भी उतना ही बुलंद था जितना यस का था। मैं राहुल गांधी के 100 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरे 130 जो राहुल गांधी के पीछे खड़े हैं ताकत देके। दूसरी बात, राहुल गांधी का लीडर ऑफ अपोजिशन होने से राहुल गांधी की कनेक्टिविटी या अवेलेबिलिटी अमॉन्ग द इंडिया पार्टनर्स बढ़ेगी। पहले राहुल गांधी को कोई पूछते तो बोलते तो मैं तो आई एम जस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, व्हाट कैन आई डू। अभी समाजवादी पार्टी, डीएमके, शिवसेना, मैं शिवसेना आजकल उद्धव ठाकरे की शिवसेना को शिवसेना कहता हूं, क्योंकि बिल्कुल, हम भी बाकियों वही का तो कहते सब हैं। निपटारा हो गया, सब टेंट वेंट उड़ गए सबके। एनसीपी मतलब शरद पवार पार्टी, अजित पवार निपट गए पूरी तरह से, तो जनता ने बता दिया कौन ओरिजिनल। तो इनके सदस्य भी लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ लगातार हाउस में इंटरेक्ट करते रहेंगे। उनका अपना ऑफिस भी होगा, अलग से ऑफिस उनका होता है अपना एलओपी ऑफिस का। होगा, पार्लियामेंट में भी अलग से ऑफिस होता है, वो तो सारी चीजें होती है, तो बहुत बड़ा जी, सेटअप। तो मतलब कुल मिलने जुलने की मिलाकर जगह, बैठने की जगह सबके लिए होगी बैठने वहां। की जगह होगी, मिलने की जगह होगी, बात इंटरेक्शन करने की जगह होगी। इसलिए जो लोग राहुल को, होता क्या है मैं आपको बता दूं, कई बार ऐसा होता है कि उदाहरण के तौर पे यदि समाजवादी पार्टी में जो उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो कई बार मतलब कांग्रेस के साथ गठबंधन में बोलते हैं कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं सर, मतलब वो अंदर अपना एक रोष प्रकट करते हैं अपने इंटरनल मीटिंग में, क्योंकि उनका संवाद नहीं होता। लेकिन कल अखिलेश जी ने यदि ये प्रश्न किया कि अपने को बाई इलेक्शन में फिर कांग्रेस के साथ बोलेंगे, बिल्कुल सर, राहुल जी से परसों बात हुई थी, वो पूछ रहे थे हमको, बहुत अच्छे इंसान है सर। ये एक बनता है व्यक्तिगत रूप से, मुझे लगता है वो बहुत जरूरी था राहुल गांधी के। राहुल गांधी में व्यक्तिगत में ठीक है, मैच्योरिटी आई, समय के साथ सब में मैच्योरिटी आती है, और कुछ लोग मैच्योरिटी आती ही नहीं क्योंकि उनके आनी ही नहीं होती। राहुल गांधी सीखने की इच्छा रखते हैं, जो सीखने की इच्छा रखते हैं वो लगातार, जो लगातार जीवन में स्टूडेंट रहते हैं वो सीखते ही। जिसको एक बार लगता है कि मैं प्राचार्य हो गया हूं, फिर वो मन की बात करके पूरे देश को जबरन ज्ञान देना शुरू करता है। तो राहुल गांधी का वो प्रोसेस कंटिन्यू है। आप उनसे व्यक्तिगत बात करोगे तो ही वांट टू नो मोर थिंग्स फ्रॉम यू इंस्टेड ऑफ टेलिंग व्हाट ही वांट। तो आपका भी कई बार वार्तालाप, तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि नहीं। अभी मैं आपको बता दूं कि अश्विनी वैष्णव ने, जो रेलवे मंत्री है, आईबी मंत्री है, आईआईटी मंत्री है, बहुत सारा लोड है उनपे, उन्हें कुछ मराठी पत्रकारों को बुलाया। एक तो मैंने 10 साल में पहली बार एनडीए के किसी मंत्री को हंसते हुए देखा, हंस के बात करते हुए देखा, नहीं तो सब कॉन्स्टिट्यूशन के पेशेंट होकर बात करते, और हमारे जैसे लोगों के साथ तो बात ही नहीं करते। जब उन्होंने बुलाया, जो 7-8-10 पत्रकार थे मराठी, और पहली बार मैंने देखा कि मंत्री नोटबुक लेके बैठा था, मंत्री सवाल पूछ रहा था और पत्रकार जवाब दे रहे थे, क्योंकि वो महाराष्ट्र के सह प्रभारी बनाए गए।
तो वो महाराष्ट्र के बारे में क्यों हुआ महाराष्ट्र में हाल इतना बुरा बीजेपी का, इसका ग्राउंड रिपोर्ट जानने का प्रयास कर रहे थे। और मैं आपको बताऊं, मेरे जैसा आदमी सामने बैठा हो, क्या नहीं बोला होगा उसने बीजेपी के बारे में, इन दो गुजरातियों के बारे में, लेकिन वो स्माइलिंग फेस के साथ नोट लेते रहे। यदि मैं कल कहूं कि ये दो गुजराती रिस्पॉन्सिबल है महाराष्ट्र में पूरा डिबेकल के लिए, तो दूसरा नेता तो टूट पड़े था मेरे के। देखिए तभी से बात करिए आप, हम आपकी बात सुन रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप कुछ भी बात करेंगे। लेकिन उन्होंने मेरे तो देखा, हंसा, पर नोट कर लिया। फिर किसी ने कुछ जवाब दिया तो फिर पूछते थे अशोक जी आपको लगता है ऐसा, या मैंने कुछ बताया तो बाकी पूछते थे कि अशोक जी ने तो बिल्कुल इस पे फर्म, अशोक जी 3 बार बोल चुके इस पे। तो कोई भी बोलता नहीं हाँ सर बिल्कुल, तो 4 जिलों में तो यही प्रॉब्लम था। तो ये पहली बार मैंने देखा उस आदमी को हंसते हुए। बाकी तो मुझे कुछ याद नहीं, 10 साल में एक तो कोई बुलाता नहीं, 10 साल में किसी को नमस्ते का जवाब नहीं देता, बाद में एसएमएस करता है, अरे आप सॉरी, वो आपको नमस्ते का जवाब देने से क्या होता है पता है ना आपको, एक डरावने माहौल में इमरजेंसी क्या होती है ये लोगों को पता नहीं होगा, लोगों को बताना पड़ेगा। अब आज की पीढ़ी को, जो आज के लोग है, प्रदेशाध्यक्ष है बीजेपी के, उनको इमरजेंसी मालूम नहीं क्या है। तो आज उनको लोगों को पूछना पड़ता है। आज मेरा बेटा मुझे पूछेगा कि इमरजेंसी क्या है, मैंने तब वो रिकॉर्ड पे थी, अब रिकॉर्ड पे नहीं है। जो मोदी जी का खौफ है वो रिकॉर्ड पे खौफ था, लिखित में था। तो अघोषित आपातकाल में तो हम जी रहे हैं। तो वर्तमान में आज क्योंकि इमरजेंसी की बात हो गई, तो वर्तमान हमारे श्रोता कई ऐसे होंगे जिन्होंने इमरजेंसी देखी भी नहीं, जन्म में नहीं हुआ था उनका इमरजेंसी के साथ। तो इमरजेंसी क्या है? सत्ता का आतंक है इमरजेंसी, जहां संवैधानिक अधिकार आपसे हनन किए जाते हैं। आज हमारे देश में संविधान तो है, लेकिन बोलने का अधिकार नहीं है, आपका निष्कासन होता है। आप लिख नहीं सकते हो, आप पे रेड होती है। आप विरोध नहीं कर सकते हो, आपकी सदस्यता चली जाती है। आप खुल के सवाल पूछोगे तो आपके ऊपर कई आरोप लगा के आपको जेल भेजा जाएगा, और ऐसी धाराएं लगेगी कि जिसमें जमानत होने में 1-1 साल लगता है। तो ये होता है, ये होता है और इमरजेंसी, अगर जमानत हो जाएगी तो हाई कोर्ट उस पे रोक लगा देगी और सीबीआई रोक रात को लगा आके देगी, गिरफ्तारी ले लेगी आपकी, लिख लेगी। और तो भले आप ये चीफ होती, मिनिस्टर हो। हाँ, ये तो वर्तमान में जो हो रहा है यही आपातकाल में हो रहा था। इसलिए जिन्हों को लगता है कि आपातकाल क्या होगा, उन्हें आप देख लीजिए 2014 से लेकर 2024 तक तो आपातकाल था, और इसको एक्सटेंशन फिर मिल गया है, कितने दिनों के लिए ये समय देगा। लेकिन हाँ, इस बार आपातकाल में थोड़ा सा इनको ढील देनी पड़ेगी, क्योंकि विरोध करने वाले जरूरत से ज्यादा हो गए। ये बात मैं हमेशा कहता हूं कि जनता को मजबूत होना चाहिए, सरकार को नहीं। जब सरकार मजबूत होती है और जनता कमजोर होती है तो इमरजेंसी लगती है, कभी घोषित कभी अघोषित। जब सरकार बहुत मजबूत हो जाती है, जनता बहुत कमजोर हो जाती है, तो सरकार अपने कानों में आलोचना नहीं सुनना चाहती है। इसलिए मजबूत सरकार के साथ साथ उससे ज्यादा मजबूत जनता बहुत जरूरी है। आपने जरा सा खेल किया है और देखिए संसद का, देश का माहौल बदला हुआ है। थोड़ा ज्यादा खेल कर देंगे तो आपके लिए कितनी सुविधाएं आएंगी वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। और सबसे जरूरी अधिकार होता है अभिव्यक्ति का अधिकार। जहां इस पर रोक लगनी शुरू हो, चाहे नौकरियों से निकलवा के, चाहे गिरफ्तारी से, चाहे दूसरे तरीकों से, ये समझ लीजिए कि आपातकाल ही है। घोषणा करने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, तो बिना घोषित सब कुछ चल रहा है। और संसद के अंदर ये बात मैं बार बार कह भी रहा हूं, अशोक जी भी कह रहे हैं कि अगले कुछ दिन बहुत देखने लायक होंगे, बहुत हंगामा खेज होंगे। चुनाव से पहले मोदी जी ने कहा था सुनामी आएगी, तो अब ये सुनामी संसद के अंदर दिखाई देगी। और ईमानदारी से अगर आप देखेंगे तो मोदी जी की शक्ल, मोदी जी का चलना, मोदी जी की सारी स्टाइल बदली हुई दिखाई दे रही है। ये वही मोदी जी हैं जिनके गले लगे थे राहुल गांधी संसद में जाके, और उनके चेहरे पर ये भाव था कि क्या डैश 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 है। और वही मोदी जी हैं जो खड़े होकर इंतजार कर रहे थे, साथ लेके गए, और एज अ एलओपी पता नहीं कितने बंद कमरों के मीटिंग्स में उनको राहुल गांधी को झेलना पड़ेगा। इतना पहचान लेना पड़ेगा कि अगर अगली बार वो कहेंगे कौन राहुल है, तो लोग हंसेंगे उनके ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर नहीं। हमारी डेमोक्रेसी ऐसे ही चलती रहे, नेता कभी चढ़े कभी उतर जाए, जनता हमेशा चढ़ी रहे, यही हमारी इच्छा होती है, यही हम चाहते हैं, और इसीलिए हम लगातार काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अशोक जी।